Hello, good evening to all of you. Am I visible or audible both? हेलो हाय, क्या हालचाल, कैसा सब लोग है? चमत्कारी बालकों, अद्भुत कन्याओं। चलिए, हो गया ओके। वीडियो क्या हुआ है, ब्लर हो रही है? वीडियो ब्लर हो रहा है, ऐसा कुछ है क्या? वो नेटवर्क इशू होगा बेटा आपका, नेटवर्क इशू हो सकता है। चलिए, आइए मेरे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, बड़ा ही तूफानी। आप देख सकते हो, ये मैं हूँ और ये मेरी हिस्ट्री है, और ये हमारा आज का प्रेजेंट होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। वेक्टर्स में हम पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन, वेक्टर का इंट्रोडक्शन, वेक्टर से मुलाकात करेंगे कि वेक्टर भाई साहब कौन है, क्या है, कैसे है। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा इंट्रोडक्शन के बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर की, कि वेक्टर के टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। आज का दिन हमारा इसी में चला जाएगा, वेक्टर के इंट्रोडक्शन में, वेक्टर के टाइप में। ठीक, चलिए, तो आइए मेरे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको एक फिजिकल टर्म से बात कराता हूँ, एक टर्म से मुलाकात करवाता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे एक टर्म से, उस टर्म का नाम है फिजिकल क्वांटिटी। क्या नाम है? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है वो समझो। ये होता है पी क्यू। फिजिकल क्वांटिटी को हम पी क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पी क्यू से। फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या? फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है ऑल दोज क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल। वो सभी क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सकता है। दैट मीन्स all measurable quantities are known as physical quantities. All measurable quantities are known as physical quantities. फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को बेटा हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू एन यू। किससे रिप्रेजेंट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को? एन यू से। एन यू मतलब इस तरह से लिख लो, एन यू से। एन मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू या न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू। और यू का मतलब होता है बेटे यूनिट। यू का मतलब होता है यूनिट। कहने का मतलब ये कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, पहले बात तो फिजिकल क्वांटिटी क्या? फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है वो सभी क्वांटिटीज जिसको मेजर किया जा सकता है, जैसे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, फूड, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, पावर, एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज, करंट, एटसेट्रा। ये सब फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एग्जाम्पल है हमारे पास डिस्टेंस, टाइम, मास, वेलोसिटी, फोर्स, वेलोसिटी, एटसेट्रा। ये सब बेटा हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी के एग्जाम्पल है। अब जैसा कि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि सर फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या बता रहे हो सर? फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है बेटा ऑल दोज क्वांटिटी विच आर मेजरेबल। ओके, चलिए, फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है एन इंटू यू। एन इंटू यू से कैसे? एन का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, यू का मतलब यूनिट। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कोटा से जयपुर। कोटा टू जयपुर में बात करो, मान लो कोटा से जयपुर है, तो कोटा से जयपुर के बीच की दूरी कितनी है? तो हम ये बोले कि सर कोटा से जयपुर के बीच की दूरी कितनी? अगर आइडिया नहीं, मेरे को पता है कितनी है, तो मैं बोलूँ मान लो सर कोटा से जयपुर के बीच की दूरी है 250। क्या 250 से आपको कुछ समझ में आया, कोई सेंस है? क्या 250 ये चीज क्या कोई डिस्टेंस को मेजर कर सकती है या कोई डिस्टेंस को बता सकती है? नहीं। 250 सिर्फ एक नंबर है, तो किसी भी नंबर से हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते।
लेकिन क्या मैं इसके पीछे एक सूटेबल यूनिट लगा दूं? अगर मैं बोलूं यहाँ पर 250 सेंटीमीटर, तो जैसे ही तुमने नाम सुना 250 सेंटीमीटर, इसका मतलब तुम्हारे दिमाग अपने आप बोल गया सर सेंटीमीटर तो छोटी यूनिट है, वो कोटा से जयपुर तक के बीच की दूरी नहीं हो सकती। क्या 250 मीटर? तो सर 250 मीटर भले थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन कोटा से जयपुर जितनी नहीं हो सकती, 250 मीटर भी बहुत छोटी है। लेकिन जैसे ही मैंने बोला सर 250 किलोमीटर, इसका मतलब ये हुआ, जैसे तुमने देखा था 250 किलोमीटर, तो ये जो 250 है बेटा, ये 250 है एन, जो न्यूमेरिकली प्रेजेंट कर रहा है, और ये जो किलोमीटर ये है बेटा यू। तो हम ये कह सकते हैं कि 250 किलोमीटर मतलब एन और यू, इन दोनों का मल्टीपल प्रोडक्ट मिलके क्या बना, एक फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मान लो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें भेजें किसी दुकान पे, शॉप पे, कि जाओ शॉप पे जाकर चीनी ले आओ। अब चीनी लेने जाओगे तो दुकानदार से क्या बोलोगे? चीनी दे दे। दुकानदार का पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कितनी दे दूं? तो तुम क्या बोलोगे उसको जाके? 5 दे दे। तुम दुकानदार को बोलोगे चीनी दे दो, शक्कर दे दो, तो तुम, दुकानदार पूछा कितनी दे दो, तो तुम क्या बोलोगे? 5। अगर तुमने उसको बोला 5 दे दो, तो भाई साहब वो कंफ्यूज हो जाएगा कि 5 क्या दो, 5 ग्राम, किलोग्राम, 5 क्विंटल या 5 टन। तो आपको स्पेसिफिकली उसको बताना पड़ेगा कि हमें 5 केजी चाहिए। अगर आप 5 केजी की जगह ओनली बोलो कि मुझे चीनी दे दे, उसने पूछा कितनी, तुमने बोला किलोग्राम, तो किलोग्राम के दो मतलब होते हैं। पहला कि सर कोई सेंस ही नहीं निकला, किलोग्राम तो यूनिट है, कितने किलोग्राम चाहिए नहीं पता। दूसरा, किलोग्राम को लोग सोचते हैं 1 किलोग्राम ओनली। लेकिन अगर मान लो आपको पेरेंट ने बोला है कि जाओ 5 किलोग्राम लेकर आओ, तो 5 किलोग्राम लाने के लिए आपको उसको बोलना पड़ेगा ना 5 किलो देनी है। अदरवाइज वो तो क्या बोलेगा, नहीं किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम। तो हमने देखा 5 केजी जो लिखा हुआ है, ये 5 केजी में ये 5 जो है मेरे बच्चों, ये स्मॉल एन है, और ये केजी इसकी यूनिट है, प्रॉपर यूनिट। ठीक। जैसे आपसे पूछा जाए कि आपका वेट कितना है, तो आप ये बताएंगे सर लगभग लगभग 60 केजी है। कोई ये थोड़ी बोल देगा 60 ग्राम का आदमी हूं मैं, है 60 ग्राम का पीस हूँ। 60 ग्राम का पीस थोड़ी कोई होगा। तो ये 60 यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एन को। केजी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यू को। तो ये सब जो होती है मेरे बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज होती है। हमारी नेचर में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, बाकी सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है जिसको हम एंगल और सॉलिड एंगल कहते हैं। ठीक। तो ये तो हमने फिजिकल क्वांटिटी की बात करी, पर हमारा मुद्दा फिजिकल क्वांटिटी नहीं, हमारा मुद्दा बेटा सिर्फ और सिर्फ वेक्टर्स है। तो वेक्टर पे मैं आता हूँ। देखिए वेक्टर्स, देखिए जैसे हमने फिजिकल क्वांटिटी बताया कि सर फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसी तरह फिजिकल क्वांटिटी को भी क्लासिफाइड किया गया दो तरह से, एक स्केलर्स और दूसरा वेक्टर्स। स्केलर्स और वेक्टर्स से, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्केलर से। स्केलर क्या होता है? तो स्केलर्स का मतलब क्या हुआ? स्केलर्स का मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मास, टाइम, स्पीड, वर्क, पावर, ये सब क्या है? स्केलर है। रीजन, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे किसी भी तरह के डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कैसे? वापस वही चीज, आप जाओ शॉप पर, उससे बोलो 5 केजी दे दे, 5 केजी शुगर दे दे, 5 केजी चीनी दे दे, तो तुम ये थोड़ी बोलोगे 5 केजी चीनी साउथ में दे दे, 5 केजी चीनी नॉर्थ में दे दे, 2 केजी इधर दे दे। ऐसे 5 केजी के टुकड़े तोड़ करोगे नहीं कि 2 किलो नॉर्थ में दे दे, 2 किलो साउथ में दे दे, 1 किलो इधर ईस्ट में दे दे। ऐसा तो नहीं करोगे। और करोगे तो वो कान के नीचे चाटा मार के भगाएगा, मस्त, बोले टाइम पास करने आए आप। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी को हम विदाउट डायरेक्शन ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपसे किसी ने पूछा टाइम बताओ सर कितना टाइम हुआ, तो आपने बोला साहब 5:30 बज रही है, 6:30 बज रही है। तो ये थोड़ी बोले 6:30 बजे नॉर्थ में, 5 बजे साउथ में।
जो टाइम हो रहा है टाइम हो रहा है, फिक्स बता दे तुमने कि साहब इतना टाइम हो रहा है, हाँ है ना। डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस जो होती है वो स्केलर होती है, बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। अब एक और एग्जांपल से समझना कि जैसे चलो स्केलर तो समझ में आ गया। स्केलर मतलब दो फिजिकल क्वांटिटीज which does not which do not require direction they represented by, या इसको ऐसे नहीं लिख के ऐसा लिख लिया अच्छे से, those physical quantities which represented by magnitude only. Those physical quantities which represented by magnitude only, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, they do not require they do not require direction for their representation. एग्जाम्पल हो गए इसके मास, स्पीड, पावर, वर्क, डिस्टेंस, और साथ के साथ में एक और इम्पोर्टेंट होता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट एटसेट्रा। अब तुम बोलोगे सर इलेक्ट्रिक करंट क्यों हो गई, जबकि इलेक्ट्रिक करंट जो होती है इसके पास तो डायरेक्शन होती है, करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होती है। यस, करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होती है, 100% होती है। बट इलेक्ट्रिक करंट जो होती है बेटा ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती, और जो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती इस कारण से ये स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। ठीक, अब हम बात करते हैं वेक्टर्स की। वेक्टर्स, वेक्टर में हम लिखेंगे those physical quantities which required magnitude as well as those physical quantities which required magnitude as well as direction also for their representation ठीक, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है रिप्रेजेंटेशन के लिए, those physical quantities which required magnitude as well as direction also for their representation, and they follows vector algebra या laws of vector algebra, laws of vector algebra। ठीक, लिख लीजिए इसको। कोई डाउट है, कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं, मैं देख रहा हूँ आप लोग
थैंक यू। नो डाउट। चलिए आगे बढ़ जाए अगले स्टेप पे। तो देखिए हमने बात करी स्केलर वेक्टर की। स्केलर का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटी जिनको रिक्वायरमेंट सिर्फ मैग्नीट्यूड की होती है, डायरेक्शन की नहीं, जिन्हें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डायरेक्शन से नहीं। दूसरा होता है वेक्टर्स। वेक्टर्स को हम सिर्फ और सिर्फ वेक्टर को हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। अब जैसे मान लो आप लोग कोटा नहीं आए हो, लेकिन अगर क्लासरूम में होते तो मैं दो चार एग्जांपल देके समझाता। अपन एक छोटी सी बात करते हैं इन जनरल की वेक्टर की रिक्वायरमेंट क्या होती है। आप सब बच्चों ने कैरम खेला है? कैरम खेला है आप सब लोगों ने? कैरम में आपने देखा होता है चार होल होते हैं, उसमें बहुत सारे कॉइन्स होते हैं जो कैरम के बोर्ड पर होते हैं, और हम एक स्ट्राइकर के थ्रू उन सभी कॉइन्स को होल्स के अंदर गिराने की कोशिश करते हैं। तो आप देखो जो स्ट्राइकर है, हम उसको इस तरह से डायरेक्शन देते हैं, हम हर एक चीज को एंगल वाइज परफेक्ट इस तरह से कॉइन को हिट करते हैं स्ट्राइकर से कि वो जो कॉइन है सीधा कहाँ जाए, होल में जाए। किस में जाए? होल में। तो इसके लिए हमें स्ट्राइकर को एक परफेक्ट एंगल पर स्ट्राइक करवाना पड़ता है, एक प्रॉपर डायरेक्शन देनी पड़ती है कि कहाँ पड़ने पर ये किधर जाएगी। यही चीज आपने देखा होगा स्नूकर स्नूकर में, बिलियर्ड्स में, एक रॉड से हम हिट करते हैं वाइड बॉल को, जो दूसरी बॉल को हिट करके कहाँ पहुंचाती है? होल में। वहां भी डायरेक्शन दी जाती है। फुटबॉल खेलते टाइम हम लोग ये देखते हैं कि सर फुटबॉल आ रही है, एक बंदे ने मारा किक, दूसरा बंदा किक मारता, तो हमारा टारगेट होता है कि हम कहाँ पहुंचा दें उसको, गोल कर दें। तो गोल करने के लिए हम उसको डायरेक्शन ही तो बदलते हैं। क्रिकेट में जो बॉलर होता है वो स्टंप पर बॉल फेंकता है, लेकिन जो बैट्समैन होता है वो बॉल को बैट से हिट करके डायरेक्शन चेंज करता है, बाउंड्री पे पहुंचाता है। अगर वो बैट से हिट नहीं करेगा तो बाउंड्री पे जा सकती है क्या? नहीं। तो डायरेक्शन डायरेक्शन की बात है। अब जैसे मान लो अगर आप कभी कोटा आते हो तो कोटा आओगे तो तुम ये देखोगे कि कोटा में ये एक है नेशनल हाईवे। ये नेशनल हाईवे है जो यहाँ पर कोटा जंक्शन पर आकर मिलता है। ये है हमारा प्यारा कोटा जंक्शन। कोटा जंक्शन पर जब आप उतरोगे, कोटा जंक्शन पर जब आप उतरोगे तो इस नेशनल हाईवे थोड़ा सा आगे आओगे तो आप नेशनल हाईवे पर आ जाओगे NH 12 पे। NH 12 पे आओगे तो यहाँ पर आपको एक बड़ा ही सुंदर सा सर्कल नजर आएगा, जिसको बोला जाता है एरोड्राम सर्कल। क्या बोला जाता है? एरोड्राम सर्कल। इस एरोड्राम सर्कल से आप थोड़ा सा आगे आओगे तो नीचे एक कॉमर्स कॉलेज आता है, और ये कॉमर्स कॉलेज के जस्ट पास में यहाँ पर राजीव गांधी जी बैठे हुए हैं अपने हाथ में एक सुंदर सा लैपटॉप लेकर। और उस स्टेचू के पास, राजीव गांधी जी के स्टेचू के पास आकर जब यहाँ आप खड़े हो जाओगे, अब यहाँ खड़े होके आप जब किसी आने जाने वाले आदमी से पूछोगे कि हे प्राणी, मुझे लर्न एंड प्रेप का रास्ता बताओ, तो वो प्राणी जो आपको यहाँ मिलेगा वो आपसे, अब सुनना बात मेरी ध्यान से, अब बात सुनना। आप कोटा जंक्शन से आए, आप खड़े हो यहाँ पर, ये राजीव गांधी का स्टेचू है। राजीव गांधी के स्टेचू के जस्ट पास में एक बहुत बड़ी गली जा रही है। इस गली में लगभग इस जगह पर लर्न एंड प्रेप नाम की हमारी चमत्कारी कोचिंग है, लर्न एंड प्रेप के नाम से। ठीक। अब आप खड़े हो एकदम यहाँ पर गली के कॉर्नर पर राजीव गांधी के स्टेचू पर। अब आपने यहाँ पर पूछा एक चमत्कारी प्राणी से कि हे मनुष्य, मुझे लर्न एंड प्रेप तक जाने का मार्ग बताओ। तो मनुष्य बड़ा खतरनाक था, उसने बोला जा बेटा 1 किलोमीटर चला जा। मनुष्य ने बोला 1 किलोमीटर चला जा। बेटा खुश, बोले 1 किलोमीटर जाना है। बेटा 1 किलोमीटर आगे चला गया, इधर यहाँ 1 किलोमीटर चला गया, 2 किलोमीटर चला गया, 3 किलोमीटर चला गया, लर्न एंड प्रेप आई। बेटा बड़ा गुस्से में आ गया, उसने उस मनुष्य को खूब सारी गालियां निकाली, जितनी आती थी उतनी निकाल दी, बाकी बना बना के कॉम्बिनेशन दे दी। वापस रिटर्न आया एक प्राणी, वापस यहीं आके खड़ा हो गया, क्योंकि इसको किसने ये बोला था कि राजीव गांधी की मूर्ति के पास में खड़े हो जाना, वहां आकर किससे पूछना लर्न एंड प्रेप कहाँ है। तो वापस राजीव गांधी की मूर्ति क्या आ गया।
वापस कोई प्राणी मिला, उससे पूछा, उसने बोला कि जाओ 1 किलोमीटर दूर चले जाओ। ये वापस 1 किलोमीटर चला, लेकिन ये पीछे की तरफ आ गया 1 किलोमीटर। वापस सुंदर सा चौराहा आया, सर्कल आया, एरोड्राम। इसने बोला यार यहाँ तो मैं आके क्या हूँ, इधर तो लंदन पे है ही नहीं, ये तो मामला गड़बड़ हो रहा है, कोटा के लोग तो बड़े आए ही नहीं। फिर यहाँ पर दोबारा आके खड़े हो गए, क्योंकि टारगेट तो मालूम एक ही था कि सर राजीव गांधी की मूर्ति के पास आके किससे पूछ लेना। यहाँ मिल गए इसको हिमांशु सर। हिमांशु सर से पूछा इसने कि सर मेरे को जाना है लर्निंग लैब कोचिंग में पढ़ाई करना है। हिमांशु सर ने बोला, बोले जाओ, पूछने वाली बात है, सेकंड ऑप्शन ही मतलब है। बोला सर कैसे जाने का, बोले कहाँ जाओ, रास्ता नहीं मालूम। हिमांशु सर ने बोला कि एक काम कर, यहाँ से 1 किलोमीटर इस डायरेक्शन में चला जाओ, यहाँ से 1 किलोमीटर इस डायरेक्शन में चले जाओ, 398 हाउस नंबर की जो बिल्डिंग है वहीं पर अपनी लर्निंग प्रेप है, 398 अपने लर्निंग प्रेप के नंबर है। और बहुत बड़ा सा एक बोर्ड लगा होगा, लर्न एंड प्रेप के नाम से। जैसे ये बालक इधर आया तो इस बालक ने देखा, हाँ 1 किलोमीटर आते मुझे लर्न एंड प्रेप मिला, आया, एडमिशन कराया, मस्त पढ़ा, सिलेक्शन लेके घर चला गया। अब इसने ये सोचा कि यार जब मैं यहाँ खड़ा था राजीव गांधी अंकल के पास, तो राजीव गांधी अंकल के पास मुझे जो पहला आदमी मिला था उसने बोला 1 किलोमीटर चला जा, तो गलत तो उस आदमी ने भी नहीं बोला, बाद में मिला उसने भी नहीं बोला, लेकिन उन्होंने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया, डायरेक्शन नहीं दी। अगर वो पहली बार में बोलते कि बेटा 1 किलोमीटर इस डायरेक्शन में चले जाओ, तो क्या बेटा पहली बार में ही लर्निंग पे पहुंच जाता, कोटा के चक्कर नहीं काटने पड़ते। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि सर वेक्टर्स का मतलब होता है ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों से रिप्रेजेंट करें तो बहुत सूटेबली वो रिप्रेजेंट की जा सकती है। जैसे फोर्स की बात करें, अब हम जो बात करते हैं फोर्स की, आप कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंको सारी बॉडी नीचे ही आती है। रीजन है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्योंकि वो कहाँ लगता है, टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, हाँ या ना, उसकी डायरेक्शन फिक्स से नीचे लग रहा है। आप किसी भी बॉडी को खींचो, आपने अगर मान लो ये ब्लॉक रखा है यहाँ पर और इस ब्लॉक पर फोर्स लगा है इस डायरेक्शन में, तो इसकी टेंडेंसी इधर मूव करने की होगी, ना कि ऊपर मूव करने की होगी। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में टेंडेंसी होगी मूव करने की, हाँ या ना। क्या तुम्हें थोड़ी सी बात समझ में आई? ये कहानी खत्म हो गई है, कमेंट नहीं आ रहे, देख तो रहे हो क्या तुम मेरे को? क्या हो गया, इतनी तेज आवाज कैसे आ गई? ये क्या हुआ इतनी तेज आवाज? एक सेकंड। हाँ जी, चलिए आगे बढ़े। अभी ओके हो गया सर, चलो अब अपन बात करते हैं, ये इंट्रोडक्शन खत्म। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर की। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अब वेक्टर के कुछ टाइप्स, ठीक है बेटा। वेक्टर के टाइप्स की, वेक्टर कैसे होते हैं, क्या होते हैं, क्यों होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला हेडिंग है अपना लाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स, लाइक वेक्टर्स कैसे होते हैं बेटा? नाम से समझ में आ रहा है लाइक। अच्छा लाइक वेक्टर, सॉरी 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 सॉरी, टाइप्स ऑफ वेक्टर नहीं पढ़ेंगे, पहले टाइप्स ऑफ वेक्टर से पहले भी मैं आपको थोड़ी बातें और बताऊंगा वेक्टर के बारे में, और दो चार ज्ञान की बातें बता देता हूँ। पहला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स की अगर हम बात करें तो पहला देखिए रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा। वेक्टर जो होता है ना बेटा, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफिकली। ये वेक्टर का हेड है और ये वेक्टर की टेल है। ये हेड जो है ये डायरेक्शन बताता है वेक्टर की, ये है डायरेक्शन वेक्टर की। जिस डायरेक्शन में हेड होगा वही डायरेक्शन वेक्टर की होगी। और जो टेल होती है ये इनिशियल पोजीशन को बताता है। इनिशियल पोजीशन मतलब जहां से आप स्टार्ट करें, इनिशियल पोजीशन या फिर स्टार्टिंग पॉइंट को बताएगा और ये डायरेक्शन देगा। क्लियर। ये जो लेंथ होती है वेक्टर की बेटा, ये यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ होती है ये कहलाती है वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जितनी बड़ी लेंथ उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड, जितनी बड़ी लंबाई का वेक्टर होगा उतना ही ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू। ठीक। अब जैसे मान लो ये लिखा हुआ है ए, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या क्या होता है। एक तो जैसे ये ए लिखा हुआ है तो ए को वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो हम इसके ऊपर एरो लगा देते हैं। एक तरीका ये होता है किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, अगर ओनली ए लिखा हुआ है इसका मतलब है ये मैग्नीट्यूड है। अगर ओनली स्मॉल ए लिखा हुआ है, सॉरी ओनली ए लिखा हुआ है, कैपिटल ए या स्मॉल है, इसका मतलब ये क्या है, मैग्नीट्यूड, एक वैल्यू। लेकिन उसके ऊपर अगर एरो लिखा हुआ है इसका मतलब ये वेक्टर फॉर्म है। रिप्रेजेंट करने के तरीके क्या क्या है बेटा वेक्टर को। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ए वेक्टर से, या ए के ऊपर बार लगा दो, या फिर बोल्ड में लिख दो ए, बोल्ड लेटर्स में लिख दो ए। तो हमने ये देखा और ये पाया गया सभी में कि सर बोल्ड लेटर में लिखने में ज्यादा दिक्कत आती थी कि बार बार बोल्ड लेटर करो, समय भी ज्यादा जाता था और अजीब सा भी लगता था। तो वेक्टर नोटेशन के लिए या तो बार या फिर एरो, ये दो साइन हम यूज करते थे। तो हम यहाँ पर जो है एरो वाला साइन यूज करेंगे। जब हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके ऊपर एक एरो बना देंगे। ये एरो ये बताएगा कि वेक्टर कैसा है, कि वेक्टर है या नहीं। ठीक। दूसरी चीज बेटा ये कि अगर वेक्टर की डायरेक्शन ये है तो ये मान लो ये हो गया हमारे पास स्मॉल ए वेक्टर। ठीक। और यहां मैंने इसको ऐसा कर दिया तो ये हो गया हमारे पास 2a वेक्टर। 2a वेक्टर का मतलब देखो क्या हुआ, मैंने a वेक्टर का डबल ले लिया। a वेक्टर था, देखो मैंने ये बताया डायरेक्शन तो दोनों की सेम है, दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, दोनों तीर एक डायरेक्शन में। लेकिन ये a वेक्टर तो ये 2a वेक्टर। 2a वेक्टर का मतलब क्या हुआ, a वेक्टर का डबल हो गया, a वेक्टर का डबल। अब हमने यही बोला जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा उसकी लेंथ ज्यादा हो जाएगी ऑफ कोर्स। चलिए अब अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर की। पहला है इसमें लाइक वेक्टर। पहला है इसमें लाइक वेक्टर्स। ठीक। चलिए लाइक वेक्टर्स ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम हो, जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी। तो बेटा देखिए यहाँ पर दो वेक्टर है, हमने यहाँ पर दो वेक्टर कंसिडर करें, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है बट इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। तो लाइक वेक्टर मतलब दोज वेक्टर्स which has same magnitude which has same direction but unequal in magnitude, या ऐसा बोल सकते हो vectors whose direction are same but their magnitude may or may not be same। vectors whose direction is same but their magnitude may or may not be same। मेरे को लिखना ही पड़ेगा क्योंकि आप तो लिखोगे ही नहीं। vectors whose direction is same but their magnitude may or may not be same। इनका मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता।
ये लाइक वेक्टर्स कहलाएंगे। इसमें कोई डाउट हो तो बोले। चलिए, मेरे हिसाब से डाउट तो क्या ही होगा, कोई कहानी ही है तो। अगला देखो, अगला देखो अनलाइक वेक्टर्स। अनलाइक वेक्टर्स का मतलब ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, जिनकी डायरेक्शन अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड में और मैग्नीट्यूड भी सेम। जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर, डायरेक्शन का और तरीका देख लो। मान लो ए वेक्टर इधर दे रखा है और बी वेक्टर इस तरह से दे रखा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है बट दोनों की मैग्नीट्यूड अनइक्वल है। वेक्टर्स whose direction opposite to each other, opposite to each other and their magnitude may or may not be same। may or may not be same। आफ्टर दैट हम बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स की। इक्वल वेक्टर्स, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल हो। ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो हम बोल सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। अगर दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में इक्वल है और दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। चाहे ऐसे बना लें, चाहे डायरेक्शन ऐसे बना लें। तो यहाँ लिख सकते हैं हम वेक्टर्स हु वेक्टर्स विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, which are equal in magnitude and have same in direction। ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो बेटे, सेम हो। चलिए, ये कलेक्टर कहलाते हैं। बताइए और कौन बच्चा है, समझ में आ रहा है? यस सर, हाँ सर, कमेंट बाजी चल रही है, चलो बढ़िया है। चले आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, ये जो है हमारे लाइक वेक्टर्स, इसका एक नाम और लिख सकते हैं चाहे तो। लाइक वेक्टर्स को हम पैरेलल वेक्टर भी कह सकते हैं। पैरेलल वेक्टर क्यों कह सकते हैं? क्योंकि बेटा दोनों की डायरेक्शन सेम है। और अनलाइक वेक्टर्स को एंटी पैरेलल भी कह सकते हैं क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। एंटी पैरेलल। इक्वल वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर रहने दें। देन इक्वल वेक्टर्स के बाद हम बात करते हैं नेगेटिव वेक्टर की। किसकी बात करते हैं? नेगेटिव वेक्टर्स की। नेगेटिव वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स का मतलब ऐसे वेक्टर जो इक्वल हो मैग्नीट्यूड में लेकिन अपोजिट हो डायरेक्शन में। तो हम लिख सकते हैं वेक्टर्स विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, वेक्टर्स which are
equal in magnitude, which are equal in magnitude and opposite in direction, and opposite in direction. Vectors which are equal in magnitude and opposite in direction क्या कहलाएंगे? जैसे ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया, तो ए वेक्टर जो होगा बेटा इक्वल टू होगा नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर के। रीजन, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है लेकिन डायरेक्शन दोनों की एकदम क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। क्लियर? चलो ये कहलाया आपका नेगेटिव वेक्टर। तो इनमें से किसी वेक्टर में अगर कोई डाउट हो तो बताएं। कमेंट सेक्शन संभाल लिया है मैंने। नो सर, ओके। चलो फिर आगे बढ़े। चलो अगला है कोलिनियर वेक्टर। ये क्या हुआ सर? वंस अगेन, ओके। क्या बताना है बेटा? देखो सिंपल है, अनलाइक वेक्टर क्या कहलाएंगे? जिनका मैग्नीट्यूड में और मे नॉट भी सेम हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो, अनलाइक वेक्टर। इक्वल वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सेम इन डायरेक्शन, इक्वल। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, नेगेटिव। खत्म बात। ए और बी बराबर कब? जब दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में सेम। ए बराबर माइनस बी कब? जब मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। अनलाइक कब? जब डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी सेम। लाइक कब? जब मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी सेम बट डायरेक्शन सेम। डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी सेम हो। और बताएं। चलिए, तो फिर आज के लिए बस इतना ही। बाकी की बातें अपन करेंगे अगले टर्न में, हमारे नेक्स्ट टर्न पे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।